हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त यूपी टी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी पढ़ना एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 95 आज का होने वाला है। तो पिछले वर्ष के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। यदि आप यूपी एनएम, बिहार एनएम, राजस्थान एनएम, किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी करें तो सेशन एकदम जबरदस्त होने वाला है। तो मिडवाइफरी की आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एक्टोपिक गर्भावस्था का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी या गर्भावस्था का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है। ओवरी, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स या फैलोपियन ट्यूब। तो हमारा इसका राइट आंसर जाता है किस पर, फैलोपियन ट्यूब पर। लगभग 95% जो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वह फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है बिशप स्कोर। बिशप स्कोर में कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं है। बिशप स्कोर में कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं होता है। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी या सर्वाइकल पोजीशन या प्लेसेंटा का स्थान या डायलेशन। तो कह रहा है बिशप स्कोर में कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं होता है। तो बिशप स्कोर में हमारा प्लेसेंटा का स्थान क्या है, शामिल नहीं है। बिशप स्कोर सर्वाइकल परिपक्वता को आंकने हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कर लेबर में लेट डिसीलरेशन। लेट डिसीलरेशन किस चीज को दर्शाता है। फेटल हेड कंप्रेशन या यूटेराइन रप्चर या प्लेसेंटल एफिशिएंसी या कार्ड प्रोलैप्स। तो कह रहा लेबर में लेट डिसीलरेशन, लेट डिसीलरेशन किस चीज को दर्शाता है। तो यह प्लेसेंटल इफिशियंसी को दर्शाता है। और प्लेसेंटल इफिशियंसी क्या है, यह भ्रूण को कम ऑक्सीजन मिलने का क्या होता है, संकेत होता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले कौन सी प्रणाली विकसित होती है। जठरांत्र, हृदय प्रणाली, पेशी तंत्र या श्वसन तंत्र। तो कह रहा प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले कौन सी हमारी प्रणाली सबसे पहले विकसित होती है। तो हमारा हो जाएगा हृदय प्रणाली। तो हमारा हृदय प्रणाली यानी हमारा हृदय हार्ट सिस्टम। तो कह रहा भ्रूण में हृदय का विकास सबसे पहले होता है। जो हमारा भ्रूण है इसमें हृदय का विकास सबसे पहले होता है और 6वें सप्ताह में क्या होती है, धड़कन सुनाई देने लगती है। तो सबसे पहले कौन सी प्रणाली, हृदय प्रणाली। नेक्स्ट, फिर कह रहा क्लोअजमा, क्लोजमा ग्रेविडेरम किस हार्मोन के कारण होता है। क्लोजमा ग्रेविडेरम किस हार्मोन के कारण होता है। प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एचसीजी या एस्ट्रोजन। जो हमारा कह रहा क्या, क्लोजमा ग्रेविडेरम। क्लोजमा ग्रेविडेरम किस हार्मोन के कारण होता है। तो यह हमारा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह हार्मोन त्वचा में अधिक पिगमेंटेशन करता है। त्वचा में क्या अधिक पिगमेंटेशन करता है, जिससे चेहरे पर क्या आते हैं, दाग बनते हैं। नेक्स्ट, कह रहा RH निगेटिव मां और RH पॉजिटिव भ्रूण में कौन सी जटिलता हो सकती है। RH निगेटिव मां और RH पॉजिटिव भ्रूण में कौन सी जटिलता हो सकती है। प्रीक्लेम्सिया, हाइपोथायराइडिज्म, इम्यून हेमोलिटिक डिजीज या पीलिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा RH निगेटिव मां और RH पॉजिटिव भ्रूण में हो सकता है इम्यून हेमोलिटिक डिजीज। इसमें क्या होता है, RH अव्यवस्था से भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। RH की अव्यवस्था के कारण क्या होती है, लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, कर सामान्य प्रसव की दूसरी अवस्था की अवधि प्राइमी ग्रेविडा अधिकतम कितनी होती है। 2 घंटे, 1 घंटा, 30 मिनट, 4 घंटे। तो कर सामान्य प्रसव की दूसरी अवस्था की अवधि प्राइमी ग्रेविडा अधिकतम कितनी होती है। तो हमारा 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 घंटे। इसके बाद ऑपरेशन या हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट, कर सबसे सामान्य पेल्विक प्रकार क्या है। प्लेटी पेल्विक या गायनेकॉइड, एंड्रॉइड या एंथ्रोपॉइड। तो कह रहा है क्या सबसे सामान्य पेल्विक प्रकार कौन सा है। तो सबसे सामान्य प्रकार पेल्विक है हमारा गायनेकॉइड। यह महिलाओं में सामान्य पेल्विक आकृति में जो प्रसव के लिए क्या होती है, अनुकूल होती है। मतलब क्या है, समान प्रसव की आकृति है जो क्या होती है, ये पेल्विक आकृति क्या होती है, सामान्य होती है, जो क्या प्रसव के लिए क्या होती है, बहुत ही सही होती है। नेक्स्ट, फिर कह रहा लेबर के दौरान यूटेराइन रप्चर का संकेत कौन सा है। लगातार दर्द, फंडल ऊंचाई में वृद्धि, बैंडल्स रिंग या फेटल हार्ट टोन बढ़ना। तो कह रहा लेबर के दौरान
यूटेराइन रप्चर का संकेत कौन सा है? लेबर के दौरान यूटेराइन रप्चर का संकेत कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंडल्स रिंग। यह एक चेतावनी संकेत है जो यूटेराइन तनाव को क्या करती है? कम करती है। यूटेराइन टेंशन को क्या करती है? कम करती है। नेक्स्ट, करण नवजात में एपगार स्कोर का भाग नहीं है, रंग, वजन, श्वसन, हृदय गति। तो हमारा जो नवजात में वजन जो होता है यह क्या है? एपगार स्कोर का भार नहीं है। एपगार स्कोर में 5 तत्व होते हैं परंतु वजन इनमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ओलिगोहाइड्रामिनियोस का सबसे संभावित कारण क्या है? रीनल एजेनेसिस, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन या पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो कह रहा है ओलिगोहाइड्रामिनियोस का सबसे संभावित कारण क्या है? तो इसका सबसे संभावित कारण होता है रीनल एजेनेसिस। भ्रूण मूत्र नहीं, भ्रूण में क्या होता है? मूत्र नहीं बनता, जिससे फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है? घट जाता है। इसी को कहते हैं ओलिगोहाइड्रामिनियोस। नेक्स्ट, कह रहा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, आई से यूटेराइन, आई से इंट्रा, यू से यूटेराइन, जी से ग्रोथ, आर से रिटार्डेशन में कौन सा संकेत मिलेगा? गर्भाशय का आकार बढ़ा होगा, या फंडल हाइट कम मिलेगा, या बढ़ा हुआ एमनियोटिक फ्लूइड होगा, या ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कह रहा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन में कौन सा संकेत मिलेगा? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन में हमारा संकेत मिलता है फंडल हाइट। यह शिशु के धीमे विकास का क्या होता है? फंडल हाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यह शिशु के धीमे विकास का क्या होता है? संकेत होता है। नेक्स्ट, कह रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का निदान किस तकनीक से सबसे पहले होता है? मैनुअल जांच, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन या एक्सरे। तो कह रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का निदान किस तकनीक में सबसे पहले होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का निदान किस तकनीक से क्या होता है? सबसे पहले होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से सबसे पहले होता है। TBS से क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट, कह रहा नवजात के लिए पहली खुराक कौन सी टीका की होती है? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, DPT। तो हमने पढ़ा है BCG। BCG जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला सबसे पहला टीका होता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है हाइडेंटिडी फार्म, हाइडेंटिडी फार्म मूल की पुष्टि किससे होती है? सीरम HCG, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, थायराइड प्रोफाइल। तो कह रहा है हाइडेंटिडी फार्म मूल की पुष्टि किससे होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीरम HCG। सीरम HCG अत्यधिक HCG स्तर से मूल की पुष्टि होती है। नेक्स्ट, कह रहा है मेकोनियम स्टेंड लाइकर दर्शाता है समय पूर्व भ्रूण या प्लेसेंटल इनएफिशिएंसी या भ्रूणी तनाव या सामान्य घटना। तो कह रहा मेकोनियम स्टेंड लाइकर क्या दर्शाता है? मेकोनियम स्टेंड लाइकर क्या दर्शाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रूणी तनाव या फेटल डिस्ट्रेस को क्या है? स्पष्ट संकेत होता है। नेक्स्ट, कह रहा एक्लेम्सिया की प्राथमिक दवा कौन सी है? डायजेपाम, फेनिटोइन या मैग्नीशियम सल्फेट या ऑक्सीटोसिन। तो कह रहा है एक्लेम्सिया की प्राथमिक दवा कौन सी होती है? तो एक्लेम्सिया की प्राथमिक दवा होती है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट यह दौरे रोकने के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को जल्दी से लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कह रहा IUCD लगाने से कौन सा सामान्य साइड इफेक्ट है? बुखार, रक्तस्राव, हाइपरटेंशन, सिर दर्द। तो कह रहा IUCD इंट्रायूटेराइन IUCD का हमने फुल फॉर्म क्या देखा? एक सेकंड, IUGR होता। IUCD लगाने से कौन सा साइड इफेक्ट है? IUCD लगाने में इसका आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म वो तो हमारा IUGR था। तो कह रहा IUCD लगाने से कौन सा सामान्य साइड इफेक्ट है? तो IUCD लगाने का सबसे सामान्य इफेक्ट है रक्तस्राव। क्या तांबे के IUCD से मासिक धर्म अधिक हो सकता है? तांबे का यदि क्या करें IUCD लगाते हैं तो यह क्या होता है? से मासिक धर्म क्या होगा? ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट,
कह रहा है कंधा फंसने की स्थिति को कौन सी तकनीक उपयोग होती है? क्रिस्टेलर, फोर्सेप, फंडल प्रेशर या मैक रॉबर्ट्स। तो कह रहा है कंधा फंसने की स्थिति में कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो कौन सी तकनीक उपयोगी है? मैक रॉबर्ट्स। मैक रॉबर्ट्स यह तकनीक सोड़ी को खोलने में क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट कह रहा नवजात की त्वचा में सियानोसिस दर्शाता है सामान्य स्थिति, जन्म का लक्षण, ऑक्सीजन की कमी, पीलिया। तो कह रहा नवजात की त्वचा में सियानोसिस दर्शाता है, नवजात की त्वचा में सियानोसिस दर्शाता है ऑक्सीजन की कमी, यह हाइपोक्सिया का लक्षण होता है। नेक्स्ट फिर कह रहा है एब्रप्शन प्लेसेंटा में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है? दर्द रहित रक्तस्राव, दर्द के साथ रक्तस्राव, लीकिंग फीवर। तो कह रहा है एब्रप्शन प्लेसेंटा में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है? तो एब्रप्शन प्लेसेंटा में दर्द के साथ रक्तस्राव होता है, यह अचानक होता है और गर्भाशय कठोर हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? इन्फोडीबुलम या इस्थमस या एम्पुला या फिब्रिया। तो कह रहा फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग होता है एम्पुला। एम्पुला यह निषेचन का क्या होता है? सामान्य स्थान होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा फीटल मूवमेंट सामान्यतः कब महसूस होता है? प्राइमी ग्रेविडा में 20 सप्ताह, 12 सप्ताह, 8 सप्ताह, 28 सप्ताह। तो कह रहा फीटल मूवमेंट सामान्यतः कब महसूस होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 सप्ताह में। इसे क्विकनिंग कहा जाता है। जब फीटल मूवमेंट महसूस होता है उसे क्या कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं, मतलब बच्चा लात मार रहा है पेट में, कहते हैं ना। नेक्स्ट कर महिला बांझपन की सबसे सामान्य वजह क्या है? ओवेरियन ट्यूमर या ट्यूबल ब्लॉक या एंडोमेट्रियोसिस या पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो कह रहा महिला बांझपन की सबसे सामान्य वजह क्या है? तो हमारा ट्यूबल ब्लॉक। ट्यूबल ब्लॉक यह निषेचन को क्या कहता है? ट्यूबल ब्लॉक जो कहता है क्या? यह निषेचन को रोकता है। नेक्स्ट कर DUB में कौन सा हार्मोन असंतुलन पाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन अधिक होगा, TSH कम होगा, HCG अधिक होगा, एस्ट्रोजन अधिक होगा। तो कह रहा DUB में कौन सा हार्मोन असंतुलन पाया जाता है? तो DUB में कौन सा हार्मोन असंतुलन पाया जाता है? तो हमारा इसमें क्या होगा? एस्ट्रोजन अधिक हो जाता है, और यह एंडोमेट्रियम को असामान्य रूप से क्या करता है? मोटा करता है। नेक्स्ट फिर कह रहा नवजात में लो बर्थ वेट का माप क्या है? 2000 ग्राम से कम, 2500 ग्राम से कम, 3000 ग्राम से कम, 1500 ग्राम से कम। तो कह रहा नवजात में लो बर्थ वेट का माप क्या है? तो 2.5 kg से कम, 2.5 kg से कम इसे लो बर्थ वेट माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का पहला संकेत दर्द, रक्तस्राव, लिक्विड डिस्चार्ज, फीवर। तो कह रहा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का पहला संकेत होता क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड डिस्चार्ज। यह एमनियोटिक फ्लूइड के लीक का क्या होता है? संकेत होता है। नेक्स्ट कर स्तनपान के दौरान सुरक्षित गर्भ निरोधक क्या है? कूपर टी, कॉपर टी, कंडोम, मिनी पिल या इमरजेंसी पिल। तो कह रहा स्तनपान के दौरान सुरक्षित गर्भ निरोधक क्या है? तो हमारा स्तनपान के दौरान सुरक्षित गर्भ निरोधक हमारा होता है मिनी पिल। यह प्रोजेस्टेरोन युक्त पिल है जो दूध पर असर नहीं डालती है। नेक्स्ट कह रहा महिला में हाइपोगोनाडिज्म किससे संबंधित है? थायराइड डिसऑर्डर, सेक्स हार्मोन की कमी, डिप्रेशन या शुगर। तो कह रहा महिलाओं में हाइपोगोनाडिज्म किससे संबंधित है? तो महिलाओं में हाइपोगोनाडिज्म किससे संबंधित होता है? तो सेक्स हार्मोन की कमी। इसके क्या होता है? सेक्स हार्मोन की कमी होता है या प्रजनन क्षमता को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट और लास्ट कह रहा जनसंख्या नियंत्रण में सबसे असरदार अस्थायी विधि क्या है? IUCD, कंडोम, नसबंदी, इमरजेंसी पिल। तो कह रहा हमारा जनसंख्या नियंत्रण का सबसे असरदार अस्थायी विधि हमारा होता है नसबंदी। यह अस्थायी और प्रभावी तरीका होता है। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
यदि सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।